हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट क्लास 10th में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट 10th से ज़रूर जुड़िएगा। और आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं उस तरह का क्वेश्चन जो कि हमारे इसी तरह का सेम टू सेम आपके एग्ज़ामों में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और हम लोगों ने उस तरह से ही डिज़ाइन करके लाया है कि आप लोगों के मतलब एग्ज़ाम में जो है इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस, जो कि हमारा क्लास नंबर कितना है 3 है, क्योंकि क्लास नंबर 2 को हमने कल देखा था और आज बारी है क्लास नंबर 3 की। जो वैसे बच्चे जो 2027 बोर्ड एग्ज़ाम में प्रवेश करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वैसे बच्चे हमारे इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बस करना क्या है, आप लोगों को क्लास के एंड तक बने रहना है और सारे सवाल को ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर, एक सेकेंड दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। जो संगमरमर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO या फिर CaCO3 या फिर CaOH का होल 2 या फिर CaOH। तो हमेशा याद रखिएगा कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कहता है, यहाँ पे दो दो फोटो आ गया दोस्तों मेरा लोगो, ठीक है ना। तो आप लोग अगर सर्च कीजिएगा तो चैनल पर इसी प्रकार के जो है लोगों को देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के, ठीक है ना। तो उस प्रकार के लोगों में जाकर आप लोगों को सर्च करना है ई सी नहीं, XCELERATE, एक्सेलरेट और स्पेस देके 10TH टाइप करिएगा तो हमारा इस प्रकार का लोगो आएगा। तो आप लोग वहां जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि CaOH, क्या CaOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, यानी कि CaOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं या फिर एल्डिहाइड कहते हैं या फिर अम्ल कहते हैं या फिर ईथर। तो हमेशा याद रखिएगा कि COOH को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं लिख देता हूँ, क्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है इसे, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, तो हमेशा याद रखिए कहाँ से, मतलब जल से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर ग्लूकोज से या फिर क्या लिखा हुआ है, दिक्तियोजम से। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल ऑक्सीजन बाहर आता है वो ग्लूकोज से बाहर आता है। कहाँ से आता है, ग्लूकोज से। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछी जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना वो पौधों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, हरे पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। स्वपोषी, अगर सिंपल भाषा में बोली जाए तो स्वपोषी पोषण के लिए भोजन बनाने की एक विधि है जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसमें एक नंबर में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक सेकंड दोस्तों, एक नंबर में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, दूसरे नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तीसरे नंबर में हरित लवक की आवश्यकता होती है और चौथे नंबर में प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की जो है आवश्यकता होती है। इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण उसे ही कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है या फिर लाल रक्त कण में पाया जाता है या फिर वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। तो हमेशा याद रखिएगा कि
मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाए कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल का रंग, तो हमेशा याद रखिएगा कि क्लोरोफिल का जो रंग होता है ना वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा। ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, यानी कि इंसुलिन की कमी के कारण हमारे शरीर में जो रोग होता है वो किस प्रकार का रोग होता है? घेंघा रोग, या फिर मधुमेह है, या फिर क्रिटिनिज्म, या फिर बौनापन। तो हमेशा याद रखिएगा कि मधुमेह की कमी के कारण इंसुलिन की कमी के कारण, किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वह कौन सा होता है? तो मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह होता है। और आयोडीन की कमी के कारण बोली जाए, आयोडीन की, तो हमेशा याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी के कारण जो होता है वो क्या होता है? घेंघा होता है। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये सब एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जामों के लिए, और बहुत बार एग्जामों में पूछे भी गए हैं, आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि दृश्य प्रकाश किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ण का मतलब यहाँ होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है? रंग। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का, यानी किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो है अधिक होता है? किसका? बैगनी का, या फिर लाल का, या फिर नीला का, या फिर पीला का। तो हमेशा याद रखिएगा कि तरंग दैर्घ्य जो होता है ना वो लाल का सबसे अधिक होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लाल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर तरंग दैर्घ्य सबसे कम की बात की जाए तो हमने एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते समय बताया था कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम जो होता है वो बैगनी का होता है। किसका होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। ठीक है ना। तो सवाल है हमारा कि किस रंग का जो होता है ना, कि किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? ठीक है। हाँ, तो आप लोग पिछले क्लास जाकर जरूर देख लीजिएगा और आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। और पिछले क्लास देखकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस रंग का जो झुकाव होता है वो सबसे अधिक होता है। ये आप लोगों के लिए टास्क में रहा। ठीक है ना। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, यानी कि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है, या फिर वाट होता है, या फिर जूल, या फिर कुलाम। तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है ना वाट होता है। क्या होता है? वाट। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात बोली जाए कि वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, तो मैंने पिछले क्लासों में बताया था कि विभव का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? वोल्ट होता है। और जूल जो होता है वो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? ऊर्जा का। और कुलाम की अगर बात बोली जाए तो कुलाम होता है आवेश का एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक होता है? आवेश का। तो ये सारे बात आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछले ही क्लासों में बताया था कि आप लोग हमारा जो क्लास करने बैठिएगा तो जरूर पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है बना होता है, किसका बना होता है? लोहे का बना होता है, या फिर ऑप्शन बी तांबा का बना होता है, या फिर टंगस्टन का बना होता है, या फिर एल्युमिनियम। तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना वो जो है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तंतु के जगह में कभी कभी आप लोगों को फिलामेंट देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? फिलामेंट। कभी कभी क्या रहता है? फिलामेंट। तो याद रखिएगा कि किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि नाभि की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, या फिर एल्युमिनियम। तो हमेशा याद रखिएगा कि नाभि की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और अधिकतर आप लोग देखिएगा कि बड़े बड़े जो परमाणु बम बनाए जाते हैं तो उसमें जो है यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए नाभि की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, क्या है? O2 है, या फिर N2 है, या फिर CO2 है, या फिर H2। तो हमेशा याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है H2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, क्या होता है? उदासीन विलयन। हमेशा याद रखिएगा, मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि अम्ल अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। और भस्म का जो पीएच मान होता है, भस्म का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है? अधिक होता है। और जो 7 होता है, जो 7 होता है वो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना? और क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को तब समझ में आएगा क्लास हमारा कि जब तक क्लास के एंड तक बने ना रहिएगा, ठीक है ना? तो शुरुआती में या फिर 1-2 दिन में किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? कि किसी भी चीज को समझने के लिए तो उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा ना बाबू, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग क्लास के एंड तक जो है जरूर बने रहिएगा। और आप लोग हमें क्लास के एंड तक देखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा, ठीक है? अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप लोग बताइएगा कि हमारा सर की क्लास जो है अच्छा नहीं लगा। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि क्लास आप लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि अगर जो भी आप लोगों को गलती होता है या फिर हमारी तरफ से गलती होता है, तो गलती तो ऐसे सबसे होता है कि मैं तो ईश्वर तो नहीं हूं ना, तो गलती नहीं होगा। तो इसी कारण से आप लोगों को जो भी गलती लगे तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो है मेरा हमारा जो गलती है आप लोग टाइप जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी तो देखूं मैं क्या गलती कर रहा हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं अपनी गलतियों को सुधारने का कोशिश करूंगा। क्या करूंगा? गलतियों को सुधारने का जो है प्रयास करूंगा, ठीक है ना? और आप लोग क्लास के एंड तक जो है जरूर बने रहिएगा और क्लास के एक एक ऑब्जेक्टिव को रट कर जरूर जाइएगा और अच्छे से याद करके और समझ समझ के याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है? कहता है कि बेकिंग सोडा, एक सेकंड हम लोग पहले बेक आ जाते हैं, ठीक है ना? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है? बेकिंग सोडा का Na2CO3 या फिर NaHCO3 या फिर NaCO3 या फिर NaOH। तो हमेशा याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? बेकिंग सोडा का मतलब सूत्र क्या होता है? Na2CO3। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि एक बार लिखा गया, यहाँ पे क्या एक्वा रेजिया होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो एक बार नहीं, एक्वा रेजिया होना चाहिए। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्वा रेजिया में जो है HCl और HNO3 का अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द्विखंडन होता है, किस में होता है? द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है या फिर पायरामीशियम में होता है या फिर लेशमानिया में होता है या फिर सभी में? तो हमेशा याद रखिएगा कि द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है। किस में होता है? द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? और सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैंने पिछले ही क्लासों में बताया था कि आप लोग जितना हमें सपोर्ट कीजिएगा, जितना हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितने बच्चे हमारे पास जुड़ते जाएंगे, हम लोगों का जो है ना कॉन्फिडेंस, जितने बच्चे का प्यार मिलता है हम लोगों का कॉन्फिडेंस उतना ही आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर अगर पढ़ाने से अगर कोई पढ़े ही ना तो अक्सर कोई किसी भी सर को क्या मन लगेगा। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना? तो मतलब जो कि ठीक है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है? तो एक बार बैक आकर हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कहता है हमारा 15 कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है, यानी कि फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है क्या होता है? पुंकेसर होता है या फिर अंडक होता है, वर्तिकाग्र होता है या फिर वर्तिका। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो वर्तिका है ये मादा मादा प्रजनन अंग है, या फिर वर्तिकाग्र भी मादा प्रजनन अंग है, और अंडक जो है ये भी मादा प्रजनन अंग है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पुंकेसर क्या है? पुंकेसर जो है वो नर प्रजनन अंग है, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है ना?
चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ में होता है? योनि में, गर्भाशय में, या फिर फेलोपियन नलिका में, या फिर अंडाशय में। ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग इसमें इस स्टार जरूर मार लीजिएगा और इसे याद बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि अंडाणु जो निषेचित होता है ना वो कहाँ होता है? तो फेलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन नलिका में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, कहता है कि अवतल अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। m बराबर क्या होता है? तो v बाई यू, सॉरी u बाई v, या फिर u v, या फिर u प्लस v, या फिर v बाई यू। तो हमेशा याद रखिएगा कि अवतल लेंस के आवर्धन का जो मान होता है वो v बाई यू होता है। क्या होता है? एक सेकेंड, v बाई, अरे यार, v बाय क्या होता है? u होता है, यानी कि v बाय u होता है, ठीक है। और बोली जाए कि यहाँ v क्या है? तो v जो होता है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, और u जो होता है ये वस्तु की ऊंचाई होती है। क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसे हम लोग f से सूचित करते हैं, और वक्रता त्रिज्या जो होता है उसे हम लोग r से सूचित करते हैं। तो इन दोनों में जो है क्या संबंध होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला होता है f बराबर r/2 होता है। क्या होता है? f बराबर r/2। या फिर अगर बात बोली जाए, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो r बराबर 2, f भी तो चलता है ना, चलेगा ना। क्योंकि अगर हम लोग इसे कोना कोनी अगर मल्टीप्लीकेशन कर दे या फिर मैथमेटिक्स नियम से, तो क्या हो जाएगा? f गुना 2 क्या हो जाएगा? 2f, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? r। तो ऑप्शन कहाँ पे है हमारा? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है, हमेशा याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या ओम होता है, या फिर वोल्ट होता है, या फिर वोल्ट मीटर होता है, या फिर डायप्टर। तो हमेशा याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर बात बोली जाए ओम किसका SI मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का। और बोली जाए वोल्ट, तो वोल्ट याद रखिएगा कि विभव का, मैंने अभी ही बताया था, ठीक है ना, विभव का। और वोल्ट मीटर तो विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर का। ये सब आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है ना। और अगर अगर जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों को तो नोट जरूर करते चलिएगा, ठीक है ना, सुन सुन कर हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और ये है हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन। कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 22 होती है, या फिर 8, या फिर 20, या फिर 11। तो हमेशा याद रखिएगा कि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है, ठीक है ना। और अगर आप लोग चाहे तो मैं यहाँ पर एक से लेकर 10 तक जो है परमाणु जो है तत्व का नाम लिख देता हूँ, और उसका परमाणु संख्या लिख देता हूँ, और संकेत के साथ। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, और उसका परमाणु संख्या होता है 1। क्या होता है? उसका परमाणु संख्या क्या होता है? 1। उसके बाद होता है हीलियम। हीलियम का संकेत होता है He, उसका परमाणु संख्या क्या होता है? 2। और हीलियम के बाद होता है लिथियम, Li। लिथियम क्या होता है? Li, जिसका परमाणु संख्या होता है 3। और लिथियम के बाद होता है बेरिलियम, Be। बेरिलियम क्या होता है? Be, उसका परमाणु संख्या होता है 4। उसके बाद होता है बेरिलियम के बाद होता है बोरोन। क्या होता है? बी से क्या होता है? बी से क्या होता है? बोरोन। उसका परमाणु संख्या होता है 5। उसके बाद होता है कार्बन, जिसका संकेत क्या होता है? C। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। और नाइट्रोजन को मतलब जो संकेत जो होता है एन होता है। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? ओ, और उसका परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन के बाद आता है नियोन। क्या होता है? नियोन, एन ई का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 9 होता है। उसके बाद आता है फुलेरीन। क्या आता है? फुलेरीन, एफ। तो फुलेरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 10। तो इन सब 10 को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, और अगले क्लासों में हम आप लोगों को 10 से जो है 20 तक, यानी कि 11 से जो है 20 तक आप लोगों को लिख कर देंगे। ये सब आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। तो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा एक्सचेंज दोस्तों कि हमारा ये क्लास कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा हमारे इस वीडियो को, ठीक है ना? और अपने सभी दोस्तों तक जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? तो जितने बच्चे हमारे पास जुड़ते जाएँगे, ठीक है, तो हम लोग और जो है बेहतर करेंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।